काका की बीमारी से खंड की बैठकी में सूनापन आ गया था। दोपहर को जामुन वाली परती में जब खा पीकर गांव के लोग जुटते तो देखते देखते सांझ हो जाती। परती में लगभग 12 महीने हरी हरी मुलायम धूप भरी रहती। जगह जगह 5 जामुन के पेड़ थे जो गर्मी के दिनों में छाया और ठंडक देते थे। जाड़े में लोग इसी परती में घाम लेने बैठते। बच्चे दिन भर इसमें खेला करते। गांव का बर बटोह यहीं होता। पूर्वी और पश्चिमी टोले की बेटियों के ब्याह में तंबू कनात यहीं गड़ते। इस परती से गांव के सभी लोगों का लगाव था। 2 महीने के बाद पूरी तरह निरोग होकर काका पहली बार जब घर के बाहर निकले तो सबसे पहले इसी परती में बैठे। काका के बैठते ही उनकी बीमारी की चर्चा छिड़ गई। लोग वैद्य जी की प्रशंसा करने लगे। वैद्य जी ने काका को अच्छा कर दिया, लेकिन 1 रुपया भी नहीं लिया। बगल में बैठा हुआ जियावन बोला, वैद्य जी बेवकूफ़ नहीं है, 1 का 4 वसूलेगा। अनिरुद्ध काका की ओर ताककर मुस्कुराया। चौबे छपड़ा वाले नंबरी गोइयाँ हैं, काका से 1-2 बीघा खेत तो जरूर ही लिखवाएगा। काका भीतर खिसियाकर बोले, तेरे बाप ने कुड़ार का खेत लिख दिया तो समझता है कि बलिहार में सब कपूत ही जन्मे हैं। तभी सामने से घोड़ी पर चढ़कर आते हुए वैद्य जी दिखाई दिए। आ गए वैद्य जी? अनिरुद्ध फिर बोला। गांव भर में वैद्य जी कह आए हैं कि तुम्हारी बीमारी में 500 रुपये की दवाई और मेहनत लगी है। या तो 1 बीघा खेत लिखो, नहीं तो हुई बटोर। काका पहले से चेत जाओ। वैद्य जी के आने से गाँव के 2-4 बड़े बूढ़े आकर बैठ गए। वैद्य जी के बैठते ही अनिरुद्ध फिर बोला, काका अच्छे हो जाए, लेकिन अपने कुछ लिया नहीं वैद्य जी? वही तो मांगने आज आया हूँ, वैद्य जी बोले। अनिरुद्ध हंसा। अब बोलो काका, हमारी बात तो पतियाते नहीं थे, अब दो वैद्य जी को। फिर वैद्य जी से बोला, तो मांगिए ना वैद्य जी, क्या मांगते हैं? रुपया पैसा हमको नहीं चाहिए, वैद्य जी बोले। तो खेत ले लीजिए, अनिरुद्ध फिर बोला। अरे अनिरुद्ध वाह, बक बक मत कर, नहीं तो देखता है ये डंडा। कहिए वैद्य जी, कुशल मंगल, काका बोले। सब ठीक है, लेकिन अनिरुद्ध की बात आपने सुनी? वैद्य जी बोले। आप सुनाइए, काका बोले। हमारी आप सुनेंगे? वैद्य जी ने प्रश्न किया। आपने तो हमारी नहीं सुनी, लेकिन मैं आपकी सुनूंगा। कहिए तो सही। मेरे कहने भर से ही काम नहीं बनेगा, जो कहूँ उसको मानने से होगा। हम आपसे बाहर नहीं हैं वैद्य जी, आप मुँह तो खोलिए। हमें अपना ओमकार दे दीजिए। भीड़ में बैठे हुए लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। जो कुछ होगा, वैद्य जी फिर कहने लगे, पान फूल से यथाशक्ति पूजा भी कर दूंगा। जब आप लोगों की राय है तो हमको भी मंजूर है। वैद्य जी की राय है तो हम कैसे कुछ कहें, उन्होंने हमारी जान बचाई है। वाह रे वैद्य जी, वाह, क्या साध के लकड़ी मारी कि काका एकदम से चित्त। काका की तकदीर सही में सोना है। बिना पैसे के दवाई भी कराई और ऊपर से समधी भी बन गए। तो हो अच्छा बरईछा लगे हाथ, फिर तिलक में खाने को मिले चट मंगनी पट ब्याह। बात वैसी हुई। वैद्य जी ने पत्रा निकाल लिया और चश्मा लगाकर पत्रा खोलते हुए बोले, आज शुभ साइत है, आप कहें तो बरीक्षा कर दूं? हो जाए हो जाए, ददुआ कहने लगे। शुभ काम में क्या देरी, चलिए वैद्य जी, द्वार पर चलिए। चलो हो राम अंजोर। ददुआ पहले ही उठ गए। वैद्य जी, काका और लगभग सभी बैठे हुए लोग उठकर काका के द्वार की ओर चले। वैद्य जी ने 51 रुपये से ओमकार की बरीक्षा कर दी। कंजूसी के लिए काका गांव भर में प्रसिद्ध थे। भैवदी में गांव के लगभग सभी घरों में भोज भात खा चुके थे। खान पान तो दोनों ओर से चलता है। इसी बात को लेकर गांव के लोग काका को अक्सर टोका करते थे कि घर घर घूम घूम के तो खा आते हो, भी खिलाने का भी मन करता है। खाते समय तो मूछा बोर बोर के खाते हो, खिलाने के नाम पे बाई गुम हो जाती है। लेकिन काका पर इसका कोई असर न था। टोकने वालों में अनिरुद्ध था मुंहफट, लेकिन उसकी बिना 2-4 गाली सुनाए काका पास में बैठने ही ना देते थे। लेकिन ओमकार के तिलक के दिन काका के घर न जाने कहाँ से रौनक आ गई। बाहर भीतर से लिप पुत कर मकान जगमगा गया। काका बलिया से किराए पर लाउडस्पीकर तय कर आए थे। सवेरे ही मकान के आगे नीम के पेड़ से लाउडस्पीकर के गाने निकलने लगे। गांव की गली गली से लड़के काका के घर की ओर दौड़े और तवा बजाने वालों को चारों ओर से घेर कर डट गए। गांव में जिसके साथ खान पान की भैवदी थी, उनके घर खाने का न्योता तो गया ही। जिनके साथ न भी थी, काका उसे स्वयं जाकर न्योता दे आए। छोटे से बड़े घर जनवा का न्योता पहुंच गया। सांझ होते होते द्वार पर बिछी हुई चौकियां, खाटे और कुर्सियां गांव जवार के लोगों से खचाखच भर गईं। काका को धूसने हंसने वालों की बोलती बंद हो गई। उनके दल वाले मुनेसर
रघुनाथ, अनिरुद्ध, रामकृपाल, सुभा सभी अतिथियों का आदर सत्कार में जुटे थे। तिलक में वैद्य जी ने नकद 1,000 रुपये, कपड़े और बर्तन दिए। आंगन लोगों से ठसाठस भर गया। पीतल के गगरे, परात, हंडे और फूल के लोटे गिलास इतने चढ़े कि गांव के लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इतना सामान गांव के कम लोगों के घर ही चढ़ा था, किंतु तिलक में गांव के किसी को ने भी इतने लोगों को न्योता न था। सवेरे विदाई के समय वैद्य जी बारात में कम से कम लोगों को ले आने की प्रार्थना करने लगे। 15 दिनों बाद ब्याह का दिन तय हुआ। काका ब्याह की तैयारी में मन से जुटे। ज्वार के गांव में हाथी घोड़े वालों के पास बारात का न्योता फेरा। निश्चित तिथि पर बारात चलने को तैयार हुई। सजे हुए घोड़े, हाथी और ऊंट बाजे और धुधके की आवाज़ के साथ काका का द्वार गूंजने लगा। बलिहार से चौबे छपरा था ही कितना, अधिक से अधिक घंटे भर की राह। दिन डूबते भी बारात चले तो समय से दरवाजे लग जाए। सजी हुई बारात जब वैद्य जी के द्वार लगी तो लोगों को खड़े होने की भी जगह न मिली। बारात की शोभा देख पीली पगड़ी और धोती पहने द्वार पूजा करते हुए वैद्य जी के मन में अपार खुशी भर गई थी। द्वार पूजा के बाद वैद्य जी ने बारातियों को सामियाने की जगह अपने घर पर ही जलपान करा दिया। जलपान के बाद सामियाने में महफिल जमी। धराऊं रेशमी कुर्ता, मुरेठा और कंधे पर रेशमी चादर डालकर काका वर की बगल में आ बैठे। भोजन वगैरह हुआ और जल्दी ही ब्याह संपन्न हो गया। ब्याह के बाद कोहबर की रस्म पूरी करने के लिए सहबाले की भी बुलाहट हुई। सहबाला था छोटा भाई चंदन। रात के 11 बजे थे। चंदन समियाने में सो गया था। नाव ले जाने को जगाने लगा तो उसकी आंख न खुले। नाव तंदुरुस्त था, हट्टा कट्टा। उसने चंदन को गोद में उठाकर आंगन में लाकर खड़ा कर दिया। नींद में माता चंदन खड़े झूमता झूमता रहा। ब्याह के बाद मड़वे में सभी आदमी हट गए थे। कोहबर की रस्म पूरी करने को केवल औरतें रह गई थी। नींद में अलसाए चंदन को झकझोर कर जगाने के लिए कई बार ओमकार ने प्रयत्न किया, फिर भी चंदन की नींद पूरी तरह नहीं खुली। दीवार से पीठ टेके चंदन को जगाने के लिए नाउन ने भी कई बार झकझोरा तो ओमकार बोला, बहुत सोता है, सो जाने पर इसको जगाना बड़ा कठिन हो जाता है। यह चौबे छपरा है पहुना, यहाँ अच्छे अच्छे की ऊँघाई टूट जाती है। इनको तो मैं चुटकी बजा के जगाती हूँ। बगल में खड़ी हुई गुंजा बोली और देखते देखते पानी भरे हुए कंडाल में से एक पुरवा जल निकाल चुल्लू में भरकर उसने छप से चंदन की आंख पर मार दिया। नींद में माती आंखों पर ठंडा पानी पड़ा तो चंदन ने आंख खोल दी। देखा पहुना? गुंजा फिर से बोली। बाप रे बाप, हर घड़ी लुत्ती की तरह फर फड़ उड़ती है। चिन्ह लो बबुआ, यह तुम्हारी साली है गुंजा। नाउन बोली। अब की ओमकार ने गुंजा को चिन्हने की नज़र से देखा तो वह लजाकर पास में खड़ी हुई लड़कियों में दब गई। आधी रात बीत रही थी। आंगन में जलने वाले 2 पेट्रोमैक्स में से एक की रोशनी कम हो गई थी, इसलिए पहले से कुछ अंधेरा हो चला था। रूपा ओमकार से गठबंधन किए झुकी हुई उसके पीछे खड़ी थी। नाउन ने जल्दी करने को कहा तो गुंजा बोली, अभी तो चुमावन बाकी है। चुमावन अब कोहबर में होगी, यहाँ नहीं। चलो पहले कोहबर पूज लेने दो। आगे आगे नाउन, पीछे ओमकार, उसके पीछे रूपा कोहबर घर की ओर बढ़े। अन्य लड़कियों के साथ गुंजा पहले ही कोहबर के द्वार पे आ खड़ी हुई। द्वार रोके रहने से ओमकार को भी रुक जाना पड़ा। ओमकार बगल में चंदन, पीछे रूपा और नाउन सभी रुक गए। द्वार रोके चौखट पे खड़ी गुंजा की ओर से ओमकार ने ताका तो बोली, यह कोहबर का द्वार है पहुना, इसे ऐसे नहीं लांघने पाओगे, यहाँ द्वार पढ़ना पड़ता है। बात न समझ पाने के कारण ओमकार ने गुंजा की ओर फिर देखा तो बोली, पढ़े लिखे तो हो, कोई दोहा सवैया या कवित सुना दो। हाँ बचवा, कुछ सुना दो, कोहबर के द्वार की रस्म पूरी हो जाए। सास जी यहाँ दामाद को रुपए देती हैं, बगल में खड़ी हुई एक अधेड़ औरत ने कहा। आंखें नीची कर ओमकार कुछ सोचने लगा, किंतु चंदन कुछ सोचते हुए गुंजा को निहारने लगा। ओमकार की चुप्पी पर लड़कियों ने सम्मिलित चोट की। बहिरे हो क्या पहुना, या अपनी बहन की याद आ रही है? हम क्यों अपनी बहन की याद करें? हमारे तो कोई बहन भी नहीं है, हम तो दूसरे की बहन लेने आए हैं, चंदन ने तपाक से जवाब दिया। फव्वारे की तरह सभी औरतों के मुंह पर एकाएक हंसी फूट गई। बाप रे, बड़ा तेज है यह लड़का, 2-3 लड़कियां बोली। तुम्हारे भाई कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं, अब तुम बोलो, गुंजा ने चंदन को ताकते हुए कहा। ब्याह के पहले यह पता नहीं लगाया था? चंदन ने चट प्रश्न किया। तो क्या हुआ, पहले नहीं लगा तो अब सबके बीच में लग जाएगा। तुम्हारा ब्याह अभी नहीं हुआ, तुम ही पढ़ दो, गुंजा बोली। पढ़ दो बचवा,
तो तुम्हारा ब्याह गुंजा से हो जाएगा। पास में खड़ी हुई 50 साल की एक स्त्री बोली, जोड़ी भी अच्छी रहेगी। बर कन्या ने ब्याह के पहले ही एक दूसरे को देख भी लिया है। तभी ओमकार ने कोई सवैया बुदबुदा दिया। सास ने ओमकार के हाथ में रुपए दिए तो गुंजा बोली, और सहबाला? सहबाला कुछ नहीं पढ़ेगा। चंदन बोला, पढ़ना पड़ेगा। गुंजा अकड़ कर बोली, तुम तो हमारे स्कूल के मास्टर साहब की तरह हुक्म चला रही हो। और क्या, तुम्हारे मास्टर से मैं कम थोड़ी ही हूँ। हमारे कहने से दुआर पढ़ो। एक उंगली से अपनी गर्दन ठोकती हुई गुंजा रोब से बोली, पढ़ो तो रुपए मिलेंगे। अच्छा बचवा, तुम ऐसे ही रुपए लो अपने घर में। गुंजा छोड़ द्वार, देर हो रही है। गुंजा की माँ बोली, देखा, रुपए तो चट से ले लिया। गुंजा बोली। चंदन मुस्कुराने लगा। लड़कियां हट गई। ओमकार, चंदन, रूपा, कोहबर घर में घुसे। 15-20 औरतों के बैठने लायक छोटा सा घर था। दरवाजे के सामने वाली दीवार के पास मिट्टी का रंगा हुआ सफ़ेद कलश रखा था। कलश के मुंह पर आम के हरे हरे पल्लव और पल्लव के ऊपर कलश का मुंह ढकने वाली छोटी ढकनी में भरा हुआ जौ और जौ के ऊपर घी से भरा हुआ एक दीप जल रहा था। कलश के पीछे की दीवार लगभग 2 हाथ लंबाई चौड़ाई में गोबर से लिपी थी, जिस पर चूने से हाथ की छपाई की गई थी। बगल में फूल की एक नई थाली में पूजा का सामान, दूब, अक्षत, रोली, दही, गुड़ और फूल पान रखे थे। जौ वाली ढकनी में जलती अगरबत्तियों की महक से घर सुवासित हो रहा था। चूँकि इस घर में केवल औरतें ही रहती हैं, इसलिए पूजा का काम नाउन और पुरोहित की पत्नी करा रही थी। कलश के सामने ओमकार के बाईं ओर रूपा और दाईं ओर चंदन बैठे थे। इन तीनों को घेरकर बैठी लड़कियां और कुछ स्त्रियां। पूजा 15-20 मिनट में समाप्त हो गई तो गठबंधन खोलकर रूपा को उठाकर नाउन घर से बाहर लेकर चली गई। इसके बाद पंडिताइन भी उठती हुई बोली, अच्छा, अब हम लोगों का काम तो खत्म हुआ, बाकी रस्म तुम लोग पूरी कर लो। पंडिताइन के साथ प्रौढ़ स्त्रियां भी बाहर निकल गई। रह गई गुंजा की सखियां और अगल बगल घर की बहुएं। गुंजा, पहचानती हो इनको? एक लड़की ने चंदन की ओर इशारा किया। गुंजा मुस्कुरा पड़ी। यही है नाव वाले, हमें याद है। गुंजा बोली। अरे बाप रे बाप, बोलने वाली लड़की ने आंचल से अपना मुंह तोप लिया। गुंजा झटके से बाहर हो गई और मिनट भर में पलटकर ओमकार के पीछे खड़ी हो आगे हाथ में एक सुपारी बढ़ाते हुई बोली, पहुना, यह पूजा की हुई सुपारी है, इसे मुंह में रख लो। ओमकार गुंजा की हथेली से सुपारी लेकर अपने मुंह में रखने ही जा रहा था कि चंदन एकाएक बोल पड़ा, नहीं नहीं भैया, मुंह में यह सुपारी मत रखना। वाह, तुम मना क्यों करते हो? यह कोबर की रस्म है। गुंजा कृत्रिम रूप से बोली, कोबर में जूठी सुपारी खिलाने की रस्म है। चंदन गुंजा को ताकते हुए बोला, जूठी? किसकी जूठी? तुम्हारी बहन की। ब्याह के दिन लड़की दिन भर मुंह में सुपारी रखती है, मुझे मालूम है, किसी और को चराना। सारी लड़कियां हंस पड़ी। बाप रे बाप, ये तो हर बार हरा देते हैं। गुंजा फिर कमरे से बाहर हो गई। चंदन पर फिर नींद का नशा चढ़ने लगा। वह रह रह कर झपकी लेने लगा। ओमकार ने उसे 2 बार जगाया, लेकिन चंदन अपने को रोक न पाया और दीवार के सहारे उटंग गया। गुंजा फूल की एक थाली चावल से भर कर ले आई और दूसरी खाली। चंदन को देखती हुई बोली, अरे सो गए? पहुना, तुमने भी नहीं रोका और चंदन को झकझोरती हुई बोली, यहाँ सोने आए हो कि बतियाने? मुझे ऊँघाई आ रही है। ऊँघाई आ रही है तो यहाँ सोने को नहीं मिलेगा। कोहबर में रात भर जागना पड़ता है। अभी से यह हाल है तो अपने ब्याह में क्या करोगे? लेकिन चंदन फिर दीवार के सहारे लुढ़क गया। अच्छा बच्चू, तो यह लो। और गुंजन ने बगल के लोटे में से एक चुल्लू पानी लेकर चंदन की नींद में माती आंखों में छप से मार दिया। चंदन की झपटी आंखें पूरी तरह खुल गई तो गुंजा अपने आंचल से चंदन की आंखें और मुंह पोंछने लगी। रंगी हुई नई साड़ी की गंध चंदन की नाक में भर गई, प्यारी सूंधी गंध। चंदन पूरी तरह जाग गया। अरे अरे, मैं कोई बच्चा थोड़े ही हूँ, और नहीं तो क्या, बच्चों के बाप हो। पास में बैठी हुई सारी लड़कियां हंसने लगी। झेपते हुए नीची आंखों से चंदन मुस्कुराने लगा तो गुंजा बोली, यहाँ के लोगों को जान लो, यह बदामू है, चाचा की लड़की, यह सूरज कुमारी, यह है परेमा, हमारी सखियाँ। फिर अपनी गर्दन ठोकती हुई बोली, और मेरा नाम गुंजा है, बहना की छोटी बहन हूँ। और तुम्हारा नाम? तब से भैया चंदन चंदन कह रहे हैं, सुना नहीं? बाप रे, इसमें खिसियाने की क्या बात है? परेमा बोली। अच्छा तो लो, गुंजा बोली, इस थरिया का चावल अंदाज से बताओ कि कै अंजुरी है। क्यों? चंदन ने पूछा। पहले बताओ तो बताती हूँ। नहीं, पहले बता दो, चंदन बोला। बड़े जिद्दी हो। अगर अंजुरी से नापने पर तुम्हारा अंदाज़ा सही निकला तो तुम जीत गए, तब तुमको उतने रुपए मिलेंगे। अगर गलत निकला तो तुम हार गए, और हार गए बच्चू तो जो मैं कहूँगी तुम्हें करना पड़ेगा। गुंजा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा,
सिर हिलाती हुई गुंजा को चंदन ध्यान से देखने लगा तो वह कुछ लजाकर बोली, हमको क्या निहारते हो, बता के चावल नापो। भाई के सामने ऐसी बात सुनकर चंदन कुछ सहम गया, इसलिए लाज को तोपने के लिए चट से बोला, 30 अंजुरी। तो अब नापो, गुंजा बोली। चंदन अंजुरी से चावल नापने लगा। 5, 10, 20, 30 चावल 35 अंजुरी निकला। गुंजा की ओर ताकते हुए चंदन बोला, मैं तो हार गया, बताओ मुझे क्या करना होगा। दूसरे से पूछकर हारी हुई शर्त पूरी की गई तो उसका मोल क्या, गुंजा ने कहा। तुम्ही ने तो कहा था कि हारने पे जो कहूँगी करना होगा। अच्छा तभी कहूँगी, याद रखना। अब पहुना की बारी है, इनको भी नाप लेने दो। लो पहुना, अब तुम। तभी गुंजा की माँ 2 थालियों में खाना लेकर आ पहुंची और एक थाली ओमकार के लिए, दूसरी चंदन के आगे रखती हुई बोली, रात भर यही होगा कि लड़के कुछ खाएंगे पिएंगे भी, मैं न देखूं तो इस घर में एक खर भी इधर उधर न हो। रूपा का भरोसा था सो चली, अब रह गई गुंजा, देखे नाव कैसे पार लगती है। गुंजा लोटा गिलास में पानी लेने चली गई थी। ओमकार और चंदन के आगे पानी रखने लगी तो गुंजा की माँ बोली, देख बैठ के ढंग से खिलाना, पहली बार पाहुन खाने में लजाता है। मैं जाती हूँ, भंडार सूना पड़ा है, सभी चीज़ें यहाँ की वहाँ पड़ी हैं। ओमकार ने 2 पुड़ियाँ रखकर बाकी निकाल दी। चंदन की थाली में 4 थी। ओमकार तो दोनों खा गया, पर चंदन 1.5 पुड़ी खाकर थाली अलग सरकाने लगा तो गुंजा ने थाली रोक दी। वाह रे बबुआ, यही मर्द बनते हो क्या? चंदन बोला कि 4 पुड़ियाँ तक नहीं खा सकते, अब यह प्रसाद किसके लिए छोड़ते हो? तुम्हारे लिए, चंदन ने धीरे से कहा। पास बैठी हुई लड़कियां मुस्कुराई। गुंजा का मुंह ताकने लगी तो चंदन के इस उत्तर से एकाएक हल्के गुलाबी रंग से भर गया था। दूसरे दिन भोर में आंगन के वातावरण में एक अजीब सी थकन और उदासी छा गई थी। रात भर के जागरण और मेहनत से घर के लोगों की आंखों में कड़वाहट भर गई थी। जिसको जहां जगह मिली वहीं ढरक गया था। मड़वे से हटकर आंगन में ही खुले आकाश के नीचे एक खाट पर ओमकार और चंदन सो रहे थे। कोहबर के द्वार पर गुंजा भी उटंग गई थी। भिनसार होते होते सबसे पहले गुंजा की माँ जगी। उसने रूपा को जगाया और उसके हाथ मुंह धुलाकर तैयार कराया। गुंजा आहट से ही जग गई। शांत सोए घर में धीरे धीरे जान आने लगी। बाहर से बैदसी आकर बोले, दिन निकलने के घड़ी भर के भीतर ही विदाई की साइत है तो क्या करूं? गुंजा की माँ झनक कर बोली, रूपा को तैयार करो, डाल के गहने एक एक करके अपने से सहेज कर ताला बंद कर चाबी रूपा को दे दो। गुंजा से कह दो पाहुन को जगा दे, साइत के भीतर भीतर ही मड़वा हो जाना चाहिए और बैद जी बाहर निकल आए। बहन को ठीक करके गुंजा ने ओमकार को जगाया। ओमकार तो उठ गया, लेकिन चंदन सुख बगाता ही न था। जिसका विवाह हुआ वह तो उठ बैठे और ये हैं जो कुंभकर्ण की नींद सोए हैं, देह में जैसे सांस प्राण नहीं है। क्या सवेरे सवेरे बकने लगी? गुंजा की माँ पास आती हुई बोली। फिर पानी से हाथ गीला कर चंदन की आंखों पर फेरती हुई बोली, उठो बचवा, बिहान हो गया, हाथ मुंह धो लो। कपार मुड़ा के तो एकदम बम भोले बाबा बने हैं। गुंजा हंसती हुई बोली। चंदन उठ बैठकर आंखें मल रहा था। ओमकार उसे लेकर समियाने में चला आया। घंटे भर में ओमकार और चंदन की आंगन में फिर बुलाहट हुई। मड़वे के नीचे एक पलंग पर बढ़िया गलीचा बिछा हुआ था और गांव घर की ढेर सारी ब्याही कुंवारी लड़कियां तथा बहुएं चारों ओर से उसे घेर कर खड़ी थी। जलपान के बाद सास ने ओमकार के हाथ में 25 रुपये और चंदन के हाथ में 11 रुपये दिए। इसके बाद वर देखने की आई हुई भैवदी की औरतों ने एक एक कर 1-2 रुपये ओमकार और चंदन को देने शुरू किए। ओमकार और चंदन के आगे काफ़ी रुपए जमा हो गए। गांव की औरतें जब रुपए दे चुकी तो अंत में गुंजा ने चंदन के हाथ में रुपए से भरा बुना हुआ जालीदार बटुआ थमा दिया और अलग खड़ी हो गई। और बहनोई को गुंजा की ओर ताक कर एक औरत बोली। बगल में खड़ी हुई गुंजा की भौजाई लगने वाली एक बहू बोली, बहनोई से इनको क्या मतलब? इन जिसको बीछ लिया भरी सभा में उसका हाथ पकड़ लिया। खड़ी हुई औरतों में हंसी फूट गई। चंदन ने हाथ का बटुआ आगे गलीचे पर रख दिया। इसे खोल के बताओ कि कितने रुपए हैं, धरने को नहीं दिया है। गुंजा कुछ अकड़ के बोली। खोल के गिन दो, तुम्हारे साथ ये लग जाएंगी। भौजाई फिर बोली कसी। बक, जहाँ जो मन में आता है बोल देती हो भौजी। गुंजा बोली, ऐसा दुल्हा खोजने से भी नहीं मिलेगा गुंजा बबनी। सहबलिया को खाली मत लौटाओ, संग में लग जाओ। कहो तो चाची से कह दूं। चुप रहोगी कि नहीं? गुंजा बिगड़ गई। सरकवासी के फंदे पर पतली डोरी से बंधे चुन्नटदार मुंह वाले बटुए को खोलने की चंदन कोशिश करने लगा। काफ़ी कोशिश के बाद भी जब बटुए का फंदा न सरका तो गुंजा बोली, ये अक्किल हैरानी बटुआ है बच्चू, तुम्हारी बहन का बनाया नहीं है जो फट से खुल जाएगा।
हार मान लो तो खोल के दिखा दूं। चंदन ने गुंजा की ओर देखा, तभी बाहर से नाऊ आकर बोला, बाहर असवारी लगी है, रूपा बबनी को ले चल के चढ़ाना है। साइद के भीतर पीढ़ा बहरिया जाना चाहिए, घाम का दिन है, 1.5-2 कोस धरती नापनी है, कहारों का दम निकल जाएगा। मड़वे की रस्म हो गई हो तो पाहुन को जनवासे में लिवा जाऊं? अभी नहीं, पाहुन बाद में जाएंगे। गुंजा बोली, अभी तो इन लोगों को खिलाना पिलाना है। कुछ औरतें ओमकार चंदन के पास रहीं, कुछ सामने वाले घर में बैठी हुई रूपा को गहने कपड़े पहनाने चली गई। 20 मिनट के बाद ही अखबार भेंट की रुलाई से घर आंगन भर गया। माँ, बहन, चाची, दादी, सखी, सहेलर के गले पकड़कर रूपा रोती जा रही थी। घर में से जो भी निकलती सभी लाल लाल आंसुओं में डूबी आंखें आंचल की छोर से पोंछती हुई। बेटी को चुप कराने वैद्य जी आए। रूपा बाप के पांव पकड़कर फिर रो उठी। बेटी को चुप कराने की जगह वैद्य जी स्वयं रोने लगे, होंठ कांपने लगे और गालों पर से आंसू की बूंदें टप टप धरती पे गिरने लगी। हारकर उन्होंने उसे नाउन को इशारा किया। नाउन ने दोनों कंधे पकड़कर रूपा को अलग हटाया और चादर उड़ाकर द्वार पर लगी डोली में बिठाने ले चली। आगे रूपा, पीछे उसे पकड़े हुए नाउन और चारों ओर से घेरकर धीरे धीरे चलती हुई गांव टोले की लड़कियां। सबकी आंखें भरी हुई, सबके चेहरे उदास। नाउन ने रूपा को डोली में बिठा दिया। आगे सिन्होरा और फूल की थाली में दही, अक्षत, गुड़, पान आदि रख दिया। कहारों ने डोली उठा ली। गांव के बाहर कुछ दूर तक पहुंचाने के लिए डोली के साथ नाउन और कुछ लड़कियां भी गईं। दिया सत्ती के पास डोली रुकी। रूपा और ओमकार से नाउन ने पूजा करवाई और डोली आगे बढ़ गई। बाहर बारातियों से मिलनी हो चुकी थी। मिलनी समाप्त होने के बाद बारातियों में से किसी ने पूछ लिया, वैद्य जी ने काका को दहेज में क्या दिया? वैद्य जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हमारे पास है ही क्या। तभी भीतर से ओमकार और चंदन आ पहुंचे। किसी ने इशारा कर दिया। सामने चरण पर बंधी गाय का पगहा चंदन खूंटे से खोलने लगा। हाँ हाँ, ये क्या बबुआ, गाय मार देगी, कहते हुए वैद्य जी का चरवाहा चंदन को रोकने के लिए आगे बढ़ा। नहीं नहीं, रोक मत, लड़के ने जब पगहा थाम ही लिया है तो गाय खोल के साथ लगा दे। वैद्य जी मुस्कुराते हुए बोले, हमसे कहते बेटा, ये कौन सी बड़ी बात है, गाय पर खुश हो तो ले जाओ गाय। चंदन को इशारा देने वाला अनिरुद्ध था। उसने सोचा वैद्य जी ना नुकुर करेंगे, लेकिन वैद्य जी का यह हाल देखा तो वह दब गया। कई लोगों के साथ वैद्य जी बारातियों को पहुंचाने के लिए गांव के बाहर तक आए। बारात चौबे छपरा से विदा हो गई।